नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों और भावी व्याख्याताओं। स्कूल व्याख्याता जीके पेपर में इतिहास वाला जो पार्ट है उसमें कुछ फेरबदल किया गया है। तो इस YouTube चैनल पर कुछ स्टूडेंट्स डिमांड भी कर रहे हैं और चूंकि मैं इतिहास विषय से व्याख्याता हूँ पिछले 5 वर्षों से और एक लंबा शिक्षण अनुभव भी रहा है, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि आज इस प्लेटफॉर्म पर इतने विद्यार्थियों का विश्वास जुड़ा है तो निश्चित रूप से इतिहास का जो शिक्षण है वो करवाया जाए, क्योंकि इतिहास वाला जो पार्ट है वो इतिहास के सब्जेक्ट के विद्यार्थियों के अलावा सभी के लिए थोड़ा सा कि ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि लेंदी और थोड़ा ऐसा लगता है कि इसको कैसे तैयार करें, कहाँ से पढ़ें। तो दोस्तों इसी YouTube चैनल पर ये एक सीरीज़ शुरू की है। इसमें हालांकि समय तो लगेगा, इसमें समय साध्य है, मगर आप जो है आपको बहुत ही गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने का मैं प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर हम इसी YouTube चैनल पर ये कंप्लीट करवाएंगे, पढ़ाएंगे। आप पहले थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि आप साथ साथ में अगर किताबों से पढ़ना चाहें तो आप कौन सी किताब यूज़ कर सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा तो उसको पढ़ने के बाद में पूरी संभावना है कि आपको अन्य स्रोत से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वहाँ से कवर होने की पूरी संभावना रहेगी। बाकी तो देखो कंपटीशन एग्ज़ाम है, एक आधा सवाल तो इधर उधर से हो ही जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाला जो पार्ट है इसमें राजस्थान का इतिहास पर भी इस बार विशेष फोकस किया गया है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि गुप्त और मुग़ल काल। तो गुप्त काल जो है इसके बारे में, फिर मुग़ल काल, इनके समय साहित्य, कला और वास्तुकला, तो आर्ट और कल्चर वाला जो पार्ट है वो हमें देखना है। हालांकि हम गुप्तों के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, मुग़लों के बारे में शासकों की थोड़ी सी जानकारी लेंगे, ताकि आप समझ सको कि किसके समय क्या हुआ, तभी वो याद रहेंगे। हम केवल कला संस्कृति पढ़ेंगे सीधी तो आपको फिर पता नहीं चल पाएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय कब हुआ, कुमार गुप्त कब हुआ, स्कंद गुप्त कब हुआ, कुमार देवी कौन थी, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या पता नहीं चल पाएगा। तो थोड़ा सा हम सरसरी नज़र से इसकी जानकारी लेके और फिर कला साहित्य पढ़ेंगे, फिर सीधा मुग़ल काल की कला साहित्य, उसके बाद में स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रवादी आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता। तो ये जो चीज़ें हैं तो इनका सोर्स क्या रहेगा। तो मुख्य सोर्स अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे पास में मैं बात करूं तो मेन तो जैसे देखो ये लुसेंट, ये एक तरह से विद्यार्थियों कंपटीशन विद्यार्थियों के लिए मैं उसको गीता या बाइबिल या एक तरह से मतलब एक सार ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं। तो लुसेंट को देखूंगा मैं इसमें मुख्यतः कि कोई चीज़ रह नहीं जाए। उसके अलावा आर्य कंपटीशन यहाँ से भी देख लेंगे कि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट हो जो आपके फर्स्ट ग्रेड के जीके पेपर में पूछी जा सके। उसके अलावा ये 12वीं वाली जो थी ना RBSC, इसमें भी कुछ मैटर है। हालांकि ये अब ओल्ड हो चुकी है मगर मैटर तो अच्छा है ना, तो इसलिए इसमें से भी कुछ सोर्स देखा जाएगा, नज़र डाली जाएगी। जहाँ की ज़्यादा आवश्यकता हुई तो फिर ये केसी श्रीवास्तव है, इसमें से हम कुछ देख लेंगे। नाथ पब्लिकेशन में से कुछ जो पेपर है उनको हम आए हुए क्वेश्चंस को देख लेंगे। तो इस प्रकार से ये सोर्सेज रहेंगे। अब आप अगर घर पे पढ़ना चाह रहे हैं तो या तो आपके पास में कोई ना कोई गाइड होगी, जैसे कोई भी आपके पास गाइड हो सकती है। अब कुछ विद्यार्थियों को लगता है भी इतनी भारी भरकम गाइड है उसको कब पढ़े, सब्जेक्ट भी पढ़ना बाकी चीज़ें भी पढ़नी। तो आप इस वीडियो क्लासेस से भी बहुत शानदार तैयारी कर पाएंगे। फिर इसके जो नोट्स तैयार होंगे वो आपको दे देंगे ताकि आप उसका प्रिंट करा सको। मेरा सुझाव रहेगा आप थोड़ा बहुत साथ में हल्का फुल्का लिख भी लेना। तो यहाँ पे देखो हर जो क्लास है, जैसे बंकिम चंद्र है, लाला लाजपत राय है, बाल गंगाधर तिलक है, विपिन चंद्र पाल है, तो प्रत्येक में अगर हम आधे घंटा की क्लास लें तो ये कम से कम 30 के आसपास क्लासेज हो ही जाएगी मिनिमम। तो अगले 1 महीने के आसपास जो है हम इस पार्ट को कवर कर लेंगे, अगर आधे घंटा की क्लास भी अपलोड हो तो इस हिसाब से। अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसमें हो सकता है। तो ये जो पार्ट है ये हम कवर करने वाले हैं। ये जब पूरा हो जाएगा ईश्वर की कृपा से, आपकी मेहरबानी से, आपके प्रेम से, फिर हम ये राजस्थान वाले को देखेंगे, वो आगे की बात है। और विद्यार्थी बार बार आपके मैसेज आते हैं और ये ईश्वर की कृपा है, कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता है कि YouTube के ऊपर जो भी शिक्षण करवाते हैं आपको बहुत पसंद आता है। करंट अफेयर फर्स्ट ग्रेड का मैं करवा रहा हूँ, एक तो वो जिम्मेदारी है। एक रीट के लिए शुरू किया है क्योंकि आप में से भी अधिकांश विद्यार्थी रीट भी दे रहे हैं, तो रीट के लिए भी NCERT वाले क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं।
सॉल्यूशन, वो आपके फर्स्ट ग्रेड में भी काम आएंगे। तो वो भी आप वीडियो क्लास देख सकते हो, क्योंकि ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जो रीट देगा नहीं, देनी तो पड़ेगी और 15-20 दिन पढ़ना भी पड़ेगा इसके लिए। और रीट के लिए भी मटेरियल सारी PDF हमने डाउनलोड के लिए दी है आपको यस गुरु ऐप पर, वो आपके फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, क्योंकि रीट में मान लो सामाजिक के अब तक आए हुए ओल्ड क्वेश्चन है, तो वहाँ इतिहास के बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं। इतिहास के NCERT से हमने 350 क्वेश्चन निकाले हैं, व्याख्या सहित भी दिए हैं। NCERT के नोट्स भी तैयार किए हैं 6 से 12 तक की किताबों के, देवकर्ण सर ने, जो कि खुद व्याख्याता है। तो इस प्रकार से, और संजय पाल सर के जो NCERT वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो सारा मटेरियल जो है ना आपस में मिलजुल रहा है और कहीं ना कहीं एक दूसरे जगह काम आ रहा है, यानी अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण हो रहा है। तो एक तो करंट अफेयर, ठीक है, वो समय समय पर आपको मिलेगा, सप्ताह में एक क्लास, जिसमें 1 महीने का हम पीछे का कवर करवाएंगे, और एक जैसे इतिहास और एक रीट वाला, ये मैटर चलता रहेगा। इसके बाद हम मैनेजमेंट को देखेंगे, और फिर कोई ये राजस्थान है इसको हम छेड़ेंगे, वो भी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पहले बड़ी घोषणाएं कर दें फिर हो नहीं। तो आपके कमेंट अच्छे आएंगे, क्योंकि आपका प्रेम है, सद्भाव है। थोड़ा सा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वीडियो में देरी होना, तो आप थोड़े से कमेंट को वास्तव में कमेंट, यानी एक व्यंग्यात्मक भी थोड़ा बहुत कर देना, ताकि वापस जो है मनोबल मेरा बन जाए। क्योंकि कई बार प्रशंसा से होता है, तो कई बार थोड़ा सा का आप ऐसे गुस्से में कमेंट करते हो ना, उसका भी फ़र्क पड़ता है कि अरे विद्यार्थी नाराज़ हो रहे हैं, चलो वीडियो लगाते हैं। तो ऐसा कुछ देरी होती दिखे तो आप ऐसे भी कमेंट कर देना, उसमें नाराज़गी नहीं होगी, बल्कि थोड़ी सी आप ये मान लो कि एक्टिव ही उसमें होऊंगा मैं, ठीक है। तो अब चलो हम गुप्त काल के बारे में थोड़ी सी चर्चा यहाँ शुरू कर लेते हैं, और फिर जो है इसका व्यवस्थित जो अध्ययन है वो हम करेंगे। आपको मैं पढ़ने वाली बात का कह रहा था कि आप या तो ये गाइड से पढ़ सकते हैं, या फिर आपके पास अगर कक्षा 12 की किताब है RBSC वाली, उसको देख सकते हो, या फिर जैसे लूसेंट अगर पढ़ी हो तो उसको देख लो। लूसेंट ऑब्जेक्टिव अगर है तो उसमें भी अच्छे क्वेश्चन है, परंतु आपको केवल जो पॉइंट मिल रहे हैं ना वो देखने हैं, बाकी आपको नहीं पढ़ना है, पॉइंट के अनुसार ही आप पढ़े, ठीक है। नहीं फिर इतना समय नहीं है ना, जीके में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर सब्जेक्ट और 4 महीने हैं। हालांकि घबराना भी नहीं है, व्यवस्थित करोगे तो आप आराम से 1 महीने में इस पार्ट को निपटा दोगे। फिर क्या है, फिर आगे बाकी चीज़ों को देख लेना। तो अब हम थोड़ा सा शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं, और आप सबकी दुआओं से जो है कंटिन्यूटी बनी रहे, ठीक है। ये एक बड़ी चीज़ होती है सफलता के लिए, किसी कार्य को पूरा करने के लिए। तो सबसे पहले हम जो है गुप्त काल के बारे में जान लेते हैं इस क्लास में थोड़ा सा, जो एकदम जीरो से शुरू करूंगा मैं, चाहे आप साइंस के विद्यार्थी हो, चाहे आप किसी और सब्जेक्ट को। केवल इतिहास वाले जो विद्यार्थी है वो इस क्लास को इग्नोर कर सकते हैं। रिवीजन करना चाहें तो आपकी इच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जीके के हिसाब से इतिहास पढ़ाई जा रही है, परंतु फिर भी डीप का प्रयास रहेगा। तो देखो, गुप्त वंश, तो थोड़ा सा हम शुरुआत करें अगर इतिहास की, तो मनुष्य प्राचीन काल में आदि मानव था, जंगलों में रहता था। धीरे धीरे उसका विकास हुआ, उसने कृषि शुरू की, झोंपड़ी बनाकर रहने लगा, निवास स्थान उसका हो गया, समाज उसका बन गया, कबीले बन गए उसके, और फिर इन्हीं कबीलों का धीरे धीरे विकास हुआ। पहले वो पत्थर काम में लेता था, पत्थर के हथियार थे, औजार थे, फिर औजार नुकीले हुए, फिर उसको धातुओं की जानकारी हुई। सबसे पहले मनुष्य को जो है धातु की जानकारी हुई, तो उसमें तांबा आएगा। तांबे के बाद में कांसा मिलाकर उसने तांबे में उसने टिन मिलाकर जस्ता बनाया, तांबे में जस्ता मिलाकर उसने कांसा बनाया, ठीक है। तो इस प्रकार से कांस्य सभ्यता आई। कांस्य सभ्यता की बात है हड़प्पा की, हड़प्पा सभ्यता आई, ठीक है। हम गुप्त तक पहुंच रहे हैं, ताकि जो एकदम नया विद्यार्थी उसको पता तो लगे कि गुप्त काल, सीधा ही गुप्त शुरू कर देंगे तो आप सोचेंगे कब की बात है ये। तो हड़प्पा का आप अच्छे से जानते हैं कि आज से 5-6 हज़ार साल पहले एक अच्छी खासी सभ्यता थी, जिसमें एक शहरी सभ्यता थी, मगर वो लुप्त हो गई तो फिर हम और ज़्यादा उसके बारे में जान नहीं पाते। तो फिर हड़प्पा के बाद वैदिक काल आया। वैदिक काल के जो लोग थे, आर्य थे, वेदों के ज्ञाता थे, मंत्र वगैरह उच्चारण करते थे, विद्वान थे, बुद्धिमान थे, ग्रामीण कल्चर में रहते थे, ढाणी में, खेत में पशुधन रखते थे, वो सब था। और धीरे धीरे उनका विकास,
उन्होंने भारत में अपने साम्राज्य का विकास किया। उत्तर वैदिक काल आया, साम्राज्य बनाए, लोहे का इनको ज्ञान था, लोहे के औजार, तलवारें बनाई और ऐसे करते करते इनका साम्राज्य बढ़ता गया और उत्तरी भारत के अधिकांश इलाकों पर इनका प्रभुत्व हुआ। वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल, उसके बाद में जनपद, मतलब अलग अलग, जैसे मान लीजिए ये कोई एक राज्य, ये कोई दूसरा राज्य, तो इनको जनपद कहा गया। ये अगर बड़ा हो गया मान लो मिलाकर तो इसको महाजनपद कहा गया, मतलब एक बड़ा राज्य, बड़ा इलाका। तो ऐसे करके कई महाजनपद आ गए और प्रमुख रूप से 16 महाजनपदों का उल्लेख इतिहास में मिलता है, जिसका जो अंगुत्तर निकाय है और भगवती सूत्र है, जो बौद्ध और जैन धर्म की किताबें, उन्हीं 16 महाजनपदों में एक का नाम आता है मगध का। तो मगध शक्तिशाली होता गया क्योंकि वहाँ उपजाऊ भूमि थी, लोहा वगैरह वहाँ खाने थी। तो ऐसे करते करते मगध जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद बन गया। मगध पर फिर कई वंश आए, हालांकि यहाँ कोर्स में नहीं है मगर हम वहाँ पहुँच रहे हैं गुप्तों तक। तो मगध में कई वंश आए, जिसमें हर्यंक वंश है, शिशुनाग वंश है, नंद वंश है। नंद वंश को पराजित करके मौर्य वंश आया। अब यहाँ पे आपके कन्फ्यूज़न नहीं हो, मौर्य वंश में 3 राजा आए, चंद्र या फिर चंदू बिंदु, ऐसे ट्रिक है ये। बाकी आप ऐसे नहीं कहें कि भाई नाम, इतने बड़े राजा का नाम ऐसे कैसे कर दिया। तो चंदू बिंदु अशोक या चंद्र बिंदु अशोक, तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। अब यहाँ क्या है, विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं और एग्जामिनर भी ये ऑप्शन देते हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक तो चंद्रगुप्त और एक में चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपको मौर्य, आगे इसका पूरा नाम चंद्रगुप्त मौर्य से इसको पहचान करना है। ये गुप्त नाम देख के आप कंफ्यूज मत होना कि ये गुप्त वंश का होगा, नहीं, ठीक है। केवल नाम के, वही बात है ना, अपने नाम में जैसे मान लो कई प्रकार के गोत्र होते हैं, तो वो अब चंदू, अब जैसे उदाहरण के लिए किसी के नाम के आगे मान लो चौहान है, तो जरूरी नहीं कि वो राजपूत ही हो, मुस्लिम समाज में भी चौहान देखने को मिलेंगे। तो उदाहरण लिया है मैंने। तो ऐसे ही प्राचीन काल में भी तो हो सकता है चंद्रगुप्त, तो जरूरी नहीं कि गुप्त वंश का ही है, ठीक है। उसके बाद में बिंदुसार, अशोक, वो मौर्य साम्राज्य आया। उसके बाद में फिर कई और वंश आए। इनकी एक मैंने ट्रिक भी बना रखी है, हालांकि अभी वो यहाँ काम की नहीं है। जैसे देखो, ट्रिक भी हम क्या है थोड़ी इस हिसाब से रखते हैं कि आप बोर नहीं हो। वाह, ठीक है, वाह है हसीना मासूका 7। अब ये देखो मगध वंश की ट्रिक है। वरदरथ वंश, हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, ये सब आए। इनके बाद में एक ऐसा समय आया कि जब कोई ज़्यादा कोई प्रसिद्ध शासक नहीं आया, तो उसको थोड़ा अंधकार युग भी कहते हैं। उसके बाद फिर ये तो देखो ईस्वी पूर्व की बातें हैं। ईस्वी पूर्व भी हल्का सा मैं बता दूं कि मान लीजिए हो सकता है यहाँ आपके बीच में कोई ऐसे भी विद्यार्थी हो तो जो इतिहास से जुड़े हुए नहीं है, तो उनको पता नहीं चलेगा कि जो है क्या है ईस्वी पूर्व। तो देखो अभी चल रहा है 2022, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं 2022। अब इससे बैग गए तो 2000 था, कुछ सालों पहले 1900 था, 1800 था, ऐसे करते करते कभी 1 ईस्वी भी था। परंतु 1 ईस्वी से पहले दुनिया तो थी ना, तो उस 1 ईस्वी से पहले की घटनाओं को ईस्वी पूर्व में जोड़ते हैं। जैसे गणित में माइनस की संख्या होती है वैसे, तो जैसे 10 ईस्वी पूर्व, 20 ईस्वी पूर्व, तो उल्टा चलेगा। जैसे इसी लाइन को हम यहाँ ले लेते हैं, तो जैसे 10 ईस्वी पूर्व, BC बिफोर क्राइस्ट, 20 ईस्वी पूर्व, 50 ईस्वी पूर्व। तो इसमें ऐसे होगा कि 50 ईस्वी पूर्व में किसी का जन्म हुआ और जब वो 40 साल का हुआ तो वो 10 ईस्वी पूर्व में 40 साल का हुआ। समझ गए ना आप कैसे हैं, क्योंकि इसमें इधर आ रहे हैं। तो आपको लगता है ऐसे कैसे हैं, तो ये यहाँ तक जीरो में उल्टा चलेगा, फिर आगे सीधा चलेगा। तो ईस्वी पूर्व की घटनाएं थी, मौर्य वगैरह थे ना, ये ईस्वी पूर्व थे। 323 ईस्वी पूर्व है, 305 ईस्वी पूर्व वो युद्ध वगैरह हुआ। अशोक मौर्य जो है वो कितना 283-84 से 232 ईस्वी पूर्व, ऐसे कुछ। तो उसके बाद में जैसे हम बात करें आगे कि ये जो वैदिक ये गुप्त हो गया। हाँ, अब इसमें आगे की हम बात कर रहे थे कि गुप्त जो वंश है, गुप्त वंश, तो इसमें कौन कौन शासक आए। तो ये जो मगध है, उत्तरी भारत है, उसके आसपास का इलाका, वहाँ पर कोई बड़ा साम्राज्य, बड़ा राजा नहीं था। फिर जो है गुप्त वंश में एक शासक आया जिसका नाम था श्री गुप्त।
ठीक है, हम केवल अभी शासकों का नाम देखेंगे आज वाली क्लास में, थोड़ा सी उनकी चर्चा करेंगे, उसके बाद में जो है हम आगे इनकी कल्चर की ओर बढ़ेंगे। क्लास आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर फीडबैक देख सकते हैं कि भाई आपको चीज़ अच्छी लगी, कोई आपको त्रुटि लगे, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो भी आप बता सकते हैं कि ये जो है वो। तो देखो श्री गणेश श्री गुप्त आप याद रखना, शुरुआत श्री गुप्त एकदम इजीली याद रह जाएगा। तो ये 240 से 40 दूनी 80 एकदम याद रहने वाला सन है 280। 40 साल इसने राज किया, एक छोटे इलाके का राजा था, कौशाम्बी यूपी में पड़ता है, वहाँ के आसपास का इलाका था। उसके बाद में एक राजा आया घटोत्कच, वो भी ठीक ठाक था, घटोत्कच, ये 280 से 320। अब आप कहेंगे कि हमें ये सन याद रखने हैं क्या? नहीं, फिर बता क्यों रहा हूँ, केवल जानकारी के लिए, आइडिया तो रहे ना कि भाई बात कब की है। ठीक है, जैसे कोई प्रश्न आ जाए तो उस हिसाब से, जैसे कोई प्रश्न था ना कि भाई जो लोहे स्तंभ है वो कितने साल पहले बना, तो हम उसमें ऑप्शन थे 2000 साल पहले, 1500 साल पहले, 500 साल पहले, तो आपको एक आइडिया रहेगी, मोटे तौर पे आइडिया ज़रूरी है। श्रीगुप्त, घटोत्कच, तो ये दो ठीक ठाक शासक रहे, ये शुरुआती था। उसके बाद में आया चंद्रगुप्त। अब आपको मैंने चंद्रगुप्त मौर्य इसलिए बताया कि यहाँ भी चंद्रगुप्त है, वहाँ चंद्रगुप्त मौर्य है। ये लगभग 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व है और ये 3री शताब्दी में है, समझ रहे हो ना, शताब्दी 100 साल, तो दोनों के बीच में 600 साल का अंतर है। परंतु कई बार विद्यार्थी भूलवश एक समझ लेता है, या फिर ऑप्शन में पहला ऑप्शन वो होता है, ये चौथा ऑप्शन होता है, पहले पे अटक जाता है, ठीक है, टिक कर देता है, जल्दबाजी में गोला काला कर जाता है, तो ध्यान रखना आपको। तो ये जो चंद्रगुप्त है, बस इसको केवल चंद्रगुप्त ही कहेंगे। गुप्त वंश का एक पहला शक्तिशाली शासक था जिसने महाराजाधिराज यानी महाराजाओं का भी अधिराज की उपाधि धारण की, और 319-20 ईस्वी पर, अब यहाँ एक मत नहीं है विद्वान, 20-19, तो 19-20 का फासला है हल्का सा, तो 319-20 ईस्वी में, ईस्वी है, ईस्वी पूर्व नहीं, ध्यान रखना, ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा, और 335 ईस्वी, यहाँ पर भी विद्वान थोड़े एक मत नहीं है, तो इसलिए आपके कोई ऐसा परीक्षा में आएगा नहीं। तो हम समझने के लिए, ताकि किसके समय क्या बना, क्या घटना घटी, थोड़ा समझ सकें आप। तो ये चंद्रगुप्त है, ये पहला शक्तिशाली शासक था इस वंश का, और महाराजाधिराज की इसने उपाधि धारण की, महाराजाधिराज। और इसका विवाह संबंध भी शक्तिशाली वंश से हुआ, क्योंकि देखो विवाह एक किसी वंश से होना भी एक प्रतिष्ठा का सूचक है। तो इसका जो विवाह हुआ वो लिच्छवी वंश उस समय हुआ करता था, तो लिच्छवी वंश जो है उसकी राजकुमारी थी कुमार देवी, उससे इसका विवाह हुआ, जिससे इसकी प्रतिष्ठा और बढ़ी। ठीक है, और इसने एक संवत भी चलाया, जैसे मान लो विक्रम संवत है, शक संवत है, ईस्वी संवत है, वैसे ही इसने कहा कि आज गद्दी पे मैं बैठा हूँ, उस दिन से 1 साल गिना जाएगा। कहा कौन सा? कि भी गुप्त वंश का। कि ठीक है, तो अब शुरू तो कर दिया, अब लोगों में पब्लिसिटी हुई या नहीं वो अलग बात है, लोकप्रिय हुआ कि नहीं हुआ, तो लोकप्रिय ज़्यादा नहीं हो पाया, तो 319-20 में ही गुप्त वंश की भी शुरुआत कर दी। तो अब यहाँ पे अपने टॉपिक में क्या था? साहित्य, शिक्षा, और उसके अलावा जैसे संस्कृति, कला, तो वो चीज़ें थी। तो जैसे गुप्त वंश की शुरुआत की, ये काम की चीज़ यहाँ पे आपके बन सकती है। ठीक है, अब चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त के बाद कौन आया? तो इसमें थोड़ा इसको हाँ आगे ले लेते हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त, इसके बाद में आया समुद्रगुप्त। अब देखो समुद्रगुप्त की जो माता है वो भी एक शक्तिशाली घर की थी। ठीक है, तो ननिहाल इसका उनके हो गया ना, लिच्छवियों के। अब ये एक शक्तिशाली शासक था, इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, कि मतलब भारत को जीता, बड़े इलाके को जीता, बहुत सारे युद्ध इसने लड़े। V.A. स्मिथ ने इसको भारत का नेपोलियन कहा है, विसेंट आर्थर स्मिथ, एक अंग्रेज इतिहासकार था उसने। तो ये जो है इसने 335 से लेके, और 375 भी बताते हैं कुछ किताबों में, कुछ में 80 आता है, तो वहाँ तक इसने शासन किया, 340 से 80 या 375, 35 से 75। तो इसने प्रमुख रूप से उत्तरी भारत के जो उत्तरापथ जो है उसके 9 राज्यों को, दक्षिणी भारत के 12 राज्यों को हराया, और पूरे भारत को एक सूत्र में
जो है इसने बांधने का प्रयास किया। खुद भी बड़ा विद्वान था और इसको कवि राज भी कहते हैं। इसको संगीत का शौक़ था, वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अब इस किताब में देखो आपके तस्वीर भी है, जैसे 12वीं क्लास वाले में मैं प्रयास करूँगा कि क्लास में हम जो है इसकी तस्वीर भी जारी करें, मतलब किताब फ़ोटो भी दिखाएं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये समुद्रगुप्त है और ये हाथ में देखो, ये आपको तलवार सी लग रही है मगर ये वीणा है, ये वाला ये, ठीक है। तो ये समुद्रगुप्त का वीणाधारी सिक्का। तो इसमें क्या है, पता चलता है कि संगीत का, जैसे आजकल भी लोग शौकिया तौर पे, अभी तो नहीं, थोड़ा पहले ट्रेंड था कि स्टूडियो में फ़ोटो खिंचवाते थे। तो वो क्या होता था कि जैसे एक गिटार हाथ में लेके ऐसे, तो वैसे ही देखो उस समय भी वीणा हाथ में लेके फ़ोटो नहीं खिंचवाई है, उन्होंने चित्र बनाया है जो टकसाल में काम करते थे। तो इससे सिद्ध होता है कि भाई ये संगीत का शौकीन था। अब समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी के लिए प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग किसे कहते हैं, इलाहाबाद को कहते हैं। तो इलाहाबाद का नाम प्रयाग है। यहाँ पर जो एक इलाहाबाद, यहाँ पर एक स्तंभ है, ठीक है। अब स्तंभ का मतलब ऐसे है कि ये पिलर है, बड़ा पिलर है लोहे का। अब इस पर ये अशोक का था और ये कौशाम्बी में था पहले, वहीं पर इसने लिखाया था, मगर अकबर इसको यहाँ ले आया था इलाहाबाद। तो यहाँ पर लेख लिखा हुआ था अशोक का, जिसे कहते हैं ना सप्त स्तंभ लेख। सप्त का मतलब 7 बातें अशोक ने यहाँ पे लिखाई थी, 7 पॉइंट। अब जगह पड़ी थी तो समुद्रगुप्त ने भी देखा कि शानदार है, बड़ा गजब चमकीला है। आज से 600 साल पहले भी कोई राजा लिख के गया, क्यों ना हम भी लिखें, आगे आने वाले लोग याद रखें। तो यहाँ पर हरिशेन ने यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति लिख दी, और हरिशेन ने जो है संस्कृत भाषा में चंपू शैली में गद्य और पद्य में जो है ये प्रयाग प्रशस्ति लिखी, चंपू शैली, ठीक है। अब इसी में आगे और जगह देखी तो अकबर ने लिखवा दिया। जहांगीर ने देखा कि अरे अकबर अपने पिताजी लिख के गए, अपने भी लिखाओ, उसने भी लिखा दिया, तो उसे लेख इसमें आगे और लिखते गए। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है वो समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में जानकारी देती है। तो समुद्रगुप्त विद्वान था और महान विजेता था, कूटनीतिज्ञ था। तो इसके बारे में हालांकि हम यहाँ राजनीतिक इतिहास नहीं देखेंगे, मगर आज परिचयात्मक कक्षा है तो गुप्त वंश के बारे में हम इसमें परिचय देख लेंगे, उसके बाद में इनकी गतिविधियाँ देख लेंगे। तो आपको पता तो चले ना कि पहले श्रीगुप्त था, फिर घटोत्कच है, फिर चंद्रगुप्त है, फिर समुद्रगुप्त है, फिर वापस चंद्रगुप्त आया। अब इसका जो बेटा था उसको हम पुनः कहेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, शॉर्ट में लिख दें C2। उपाधि थी इसकी विक्रमादित्य की। अब हालांकि हम इनके कहानी की ओर नहीं जाएंगे कि इसका भाई एक राम था, उससे फिर जो है शकों का आक्रमण हुआ, तो इसने उसकी पत्नी थी ध्रुव देवी, तो अलग अलग वो बातें आती है इतिहास में, उसको वो उठा के ले गए, फिर ये बचा के लाया, तो जो कुछ भी रहा फिर उससे विवाह कर लिया। यहाँ पर हमें राजनीतिक इतिहास नहीं देखना, हमें देखना है इनका वो, परंतु थोड़ा आपको याद नहीं रहेगा, इनको जोड़ेंगे नहीं तो आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य है, इसको सकारी भी कहा जाता है, मतलब शकों का अरी, शकों का दुश्मन सकारी। अब इसने शकों को पराजित किया, ठीक है, और इसके समय की खास इसने एक लोह स्तंभ बनाया। जैसे ये तो अशोक मौर्य के समय जो थे, मैंने लोहा बोल दिया होगा, पत्थर के थे, ठीक है, पत्थर के थे, चमकीले पत्थर के थे, एकाश्म थे, एक ही पत्थर के थे, और पहले मैंने शायद लोहा बोल दिया था। तो इसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक लोह स्तंभ बनाया, और वो आज भी जो है बिना किसी जंग के और खुले आसमान में कुतुब मीनार के सामने है मौजूद, और उसके ऊपर लिखा हुआ है चंद्रगुह, इतना ही लिखा हुआ है। अब कुछ लोग कहते हैं कि इसने नहीं बनाया, मगर ज़्यादातर ये कहते हैं कि इसी के समय बना। तो एक धातु कला का उदाहरण है। इसके दरबार में नवरत्न रहते थे, जो कि 9 विद्वान थे, जिसमें कि कालिदास एक महान शासक था, उसकी सारी रचनाएं, अन्य लोगों की रचनाएं, धन्वंतरी वगैरह वो उनकी, तो वो सब हम इसमें देखेंगे, आगे चर्चा करेंगे जब हम कला संस्कृति वाली पार्ट 2 क्लास होगी उसमें। और इसके बाद में जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य आ गए ना, इसके बाद में आया कुमारगुप्त, ठीक है। अब कुमारगुप्त के समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इसकी भी एक ट्रिक है, कुणाल, कईयों का नाम होता ना कुणाल, तो कुणाल या कुणाल, तो कुमारगुप्त के समय नालंदा जो विश्वविद्यालय है बिहार में, उसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद में
स्कंदगुप्त आता है, जिसका आप उसके बारे में पढ़ते हैं। एक तो वो झील है, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख है, उसके अलावा जो सुदर्शन झील है उसकी इसने मरम्मत वगैरह करवाई, वो आ गया। फिर अब इनके समय मंदिर वगैरह बने, जैसे भूमरा का शिव मंदिर है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। तो उन सब के बारे में भी हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि तस्वीरें भी आपको दिखाएं, फ़ोटो भी दिखाएं। ईंटों से बना हुआ, चलो एक आपके लिए क्वेश्चन दे देते हैं कि ईंटों से बना हुआ पहला मंदिर कौन सा था, आप कमेंट करके बताना। और मंदिर के अवशेष, मंदिर बनने कहाँ से शुरू हुए, अवशेष गुप्त काल से शुरू होते हैं, इससे पहले के मंदिर नहीं मिलते। तो गुप्तों के समय मंदिर बनने शुरू हो गए थे। पहले के मंदिर जो ऐसे मकान की तरह से लगते थे, वो शिखर वगैरह इसमें देखने को नहीं मिलता है। पहला शिखर युक्त मंदिर है, वो भी हम आगे देखेंगे। तो इस प्रकार की इसमें जैसे इनकी चीज़ें, साहित्य जो मुख्यतः कालिदास का आ जाएगा, कुछ और का आ जाएगा, मंदिर वगैरह संस्कृति में आ जाएंगे। एक जैसे जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, त्रिमूर्ति की अवधारणा, वो भी इसी समय चली। ये सब लोग जो है ये विष्णु के उपासक थे। गरुड़ जो है, गरुड़ वो इनका राजकीय चिन्ह था। और समुद्रगुप्त जो है ये विष्णु के उपासक के रूप में, कई इसकी मुद्राएं भी गरुड़धारी और मिलती है। तो इस प्रकार से जो है हम पढ़ने वाले हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और इस सिलसिले को, इस श्रृंखला को हम शुरू कर रहे हैं। तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि एक तो ये पीडीएफ आपको मिल जाए ताकि आप थोड़ा शॉर्ट में रिवीजन कर सको, और इसके एक व्यवस्थित पीडीएफ ताकि आप प्रिंट करवा सको कम पेज में, क्योंकि इसमें को अगर आप प्रिंट करवाते हैं तो फिर बैकग्राउंड भी नहीं आ पाता, इतने बड़े तो फालतू में पैसे लगते हैं फ़ोटोकॉपी के। तो शॉर्ट मैटर में मैं प्रयास करूंगा कि इसके शॉर्ट नोट्स भी जो है अवेलेबल हो, परंतु उसमें थोड़ा समय लगेगा। एक बार आप कला से लेते रहिए कि उसको टाइप करेंगे, लिखेंगे, फिर वो यस गुरु एप्लीकेशन पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम देखेंगे गुप्त जो है इनके समय की साहित्य, यानी पॉइंट टू पॉइंट सीधा फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से। ये भी भूमिका थी, परंतु आपको समझने के लिए थी। धन्यवाद।